Namaste and welcome back to my class. I hope you are doing very well in your life क्योंकि हमारे हालात अभी सर्कमस्टेंसेस वो अभी ठीक नहीं है। अभी तो घूमने जाने से ही कहीं पे भी डर ही लग रहा है एक्चुअली कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा हालत है। न्यूज़ खोलते ही इन सब न्यूज़ से भरा हुआ है पूरा न्यूज़ चैनल। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ स्टे सेफ विथ योर फैमिली मेम्बर्स वेर एवर आर यू and in on the other hand, in this extreme weather condition, please always hydrated yourself and please maintain that आपके फैमिली मेम्बर भी सही है, ठीक ठाक है इस वेदर कंडीशंस में। क्योंकि तबीयत ख़राब होने का मतलब 1 मिनट लगेगा। इस इतना ख़राब वेदर है अभी, एक्सट्रीम हॉट है अभी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो कल के क्लास में हमने ऑलरेडी सेक्शन 20 एंड 21 कंप्लीट कर लिया था, जो डील करता है मिस्टेक के बारे में। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी हम लोग कॉमन मिस्टेक एंड म्यूचुअल मिस्टेक तक कल कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली एवरी डे आई जस्ट रिपीट इट, क्योंकि मैं जब भी क्लास करती हूँ तो या फिर क्लास लेती हूँ तो एक कौवा मुझे हमेशा हाय बोलने के लिए आता है, और जब जब तक मेरा क्लास नहीं होता तब तक वो मेरे साथ ही रहता है। आई होप आप लोगों को बैकग्राउंड न्यूज़ मतलब नॉइज़ से पता चल ही रहा है, बार बार न्यूज़ न्यूज़ ही मतलब निकल रहा है। सुबह से इतना न्यूज़ हमारे फैमिली मेम्बर भी देख रहे हैं ना, तो वही दिमाग में घूम ही रहा है, सिर्फ न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और क्लास के बीच बीच में आप लोग अपना थम्स अप भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिलैटरल मिस्टेक, जो कहाँ पे मेंशन किया गया है, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यूनिलैटरल मिस्टेक क्या है, नाम सुन के तो पता चल ही रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का किसी एक पार्टी ने मिस्टेक किया है, इसीलिए यूनिलैटरल है। In contrast to bilateral mistake as envisaged by section 20, there may also be unilateral mistake. तो bilateral mistake already कल हमने पढ़ा, जो section 20 में mention किया गया है। Mistake by one party to the contract does not affect the validity of a contract, unlike in case of a bilateral mistake. The provision to this effect is contained in section 22 of the act. मतलब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी मिस्टेक करता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक पार्टी मिस्टेक करेगा तो दूसरा पार्टी क्यों सफ़र करेगा। तुम्हारा गलती है, तुम वो जानो, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी ही मिस्टेक करे तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी ही मिस्टेक किया है। लेकिन अगर एक पार्टी मिस्टेक किया है तो कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, that it cannot be set aside because it was caused by one of the parties to it being under a mistake. As a matter of fact, मिस्टेक कैसा है, मैटर ऑफ फैक्ट है, लेकिन एक पार्टी की तरफ से है, दोनों पार्टी की तरफ से नहीं है। जब हमारा मिस्टेक एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है एंड वो कनेक्टेड है टू द वन पार्टी, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी वो मिस्टेक किया है कॉन्ट्रैक्ट का, और वो मिस्टेक रिलेटेड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। A buys an old painting of rupees 50,000 thinking that it is an excellent piece of art and is worth the price. ये बहुत अच्छा पेंटिंग है और पेंटिंग का दाम 50,000 रुपये है, तो ठीक है, जैसा पेंटिंग है वैसा उसका दाम है। अब मुझे तो पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ प्लीज़। तो मानो ए ने ख़रीदना चाहा एक पेंटिंग को, उसको वो पेंटिंग अच्छा लगा और वो खुद बता रहा है कि नहीं, पेंटिंग इतना अच्छा है तो इसे तो 50,000 रुपये होना ही चाहिए। एक्चुअली द पेंटिंग इज़ द न्यू वन एंड वर्थ ₹500। अब पेंटिंग का असली दाम है 500 रुपये।
द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर्स इन फेवर ऑफ द सेलर एज अगेंस्ट द बायर यहाँ पे काम हो सकता है। क्यों मैं ये बात बोली? कैविएट एम्प्टर मतलब जो सेलर है ना वो चाहेगा ही कि किसी भी मतलब हाल पे उसका सामान बिक जाए, चाहेगा ही वो सेलर, इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। सेलर भी चाहता है कि एक्सपायरी डेट जो मेरा सामान का हो गया है वो भी बिक जाए, लेकिन जो खरीद रहा है सामान को उसको केयरफुल होना पड़ेगा कि मैं जो सामान खरीद रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं है, मतलब चारों तरफ से वो सामान खरीदने लायक है कि नहीं है, वो जो खरीद रहा है जो बायर है उसको देखना पड़ेगा। ये सेलर का ड्यूटी नहीं होता। सेलर दुकान से जा दुकान में बताएगा जो खरीदने के लिए आया है सामान कि ये चीज़ ना एक्सपायर हो गया है, अभी आप देखो आप खरीदोगे कि नहीं दोगे। कहीं पे भी दुकानदार ऐसा नहीं बोलता। जो खरीदने जाता है वो चेक करता है कि इसका एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। तो इस केस में जैसे पेंटिंग का एक्चुअल दाम 500 है, तो ये कौन देखेगा? बी देखेगा, क्योंकि बी मतलब ए खरीदने के लिए गया था एक्चुअली, तो यहाँ पे देखेगा भी तो ए ही ना। जो खरीदने के लिए पेंटिंग गया है वही देखेगा कि पेंटिंग का एक्चुअल एंड असली दाम क्या है, ना कि जो बिक रहा है। ठीक है। अच्छा, तो कैविएट एम्प्टर का मतलब ही वही है कि बायर को यहाँ पे केयरफुल होना है कि ताकि वो सही तरीके से जो चीज़ वो उसने खरीदने के लिए गया है वो चीज़ सही तरीके से लेके आए। ठीक है। A cannot avoid the contract on the ground of mistakes in some mere error of judgment will not be sufficient to invalidate the contract. अब जब ए को पता चला कि पेंटिंग का असली दाम 500 रुपये है, 50,000 नहीं है, तो ए इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गलती तो ए का है। ए खरीदने से पहले क्यों नहीं चेक किया कि पेंटिंग का दाम एक्चुअली 500 है कि 50,000 है। ए को तो अच्छा लगा देखने में पेंटिंग और बोला 50,000 रुपये है तो जाहिर है ठीक ठाक है तो मैं लेता हूँ। बाद में ए को पता चल रहा है कि ये तो नया पेंटिंग है और 500 रुपये का दाम है। इसके बेसिस से ए कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकता। ए के ऊपर यहाँ पे फिर से एक रूल अप्लाई होता है कैविएट एम्प्टर का कि ए खरीदने से पहले क्यों नहीं ये देखा कि वो पेंटिंग एक्चुअली में 50,000 रुपये का है या फिर और दूसरे अमाउंट का है। ठीक है। तो यहाँ पे ए का ही वो ड्यूटी है। Thus, a bilateral mistake alone would vitiate the contract. That is, agreement will be treated as valid, but generally a unilateral void. But generally, a unilateral mistake will not render the contract voidable. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जब दोनों पार्टी ही बायलैटरल मिस्टेक में होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड बनता है, क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक में हमारा मिस्टेक रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर होता है एंड इट्स वेरी फंडामेंटल। तो सब्जेक्ट मैटर को लेके ही जब दोनों पार्टी मिस्टेक पे है तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक पे हम लोग क्या देखें कि एक पार्टी अगर गलती कर रहा है तो दूसरा पार्टी सफ़र नहीं करेगा, उसके बेसिस से कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। However, it may be mentioned that in an exception case of two, even a unilateral mistake may vitiate a contract. अब exception क्या है वो हम पढ़ेंगे, सब में exception है। तो जनरल रूल हम क्या पढ़े कि यूनिलैटरल मिस्टेक हमारा कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? If a party to the contract is mistaken concerning a fundamental fact in relation to the contract, say identity or the person contract with, and the other party knows, then such a contract could also be avoided. मतलब मैं ए को नहीं देखा, ठीक है, मैं ओवर द फोन ए से बात की। अब ए का शकल, ए का कुछ भी मुझे नहीं पता, ओवर द फोन मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है। अब मेरे सामने ए के नाम लेके अगर बी आ गया तो मैं नहीं पहचान सकूंगी कि ए कौन है बी कौन है, मुझे लगेगा बी ही ए है। तो मैंने फिर से बी के साथ ऑफिशियली साइन करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो गलती यहाँ पे मैं की हूँ, क्योंकि मुझे सच में ए कैसा दिखने में है ये नहीं पता। अब मुझे लगा बी ही है। अब बी ने एक ही नाम लेके वो मेरे सामने खड़ा है, तो मैं समझूंगी क्या ये ए ही है, बी तो नहीं है। मैं ये तो नहीं समझूंगी कि वो बी है, कि मेरे साथ वो फ्रॉड करने के लिए आया है, मिस्टेक किया है, नहीं। तो अगर यूनिलैटरल मिस्टेक में अगर
आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से अगर कुछ मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा विशिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। क्यों? ये तो मतलब जनरली तो है ना, वर्ड तो ही होगा। मुझे एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ बनाना था। अब फ़ोन में मैं ए के साथ ऐसा बातचीत कर लिया, ए ने बोला ठीक है। अब ए का नाम लेके बी आया मेरे सामने और बोला कि आप तो फ़ोन किए थे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं समझी कि वो यही है। अब मैं बी को ए समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी, तो मिस्टेक मेरे तरफ से हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कुछ कहीं भी नहीं होगा, ठीक है, वो विशिएट होगा। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। यूनिलैटरल मिस्टेक होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा अगर हमारा मिस्टेक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तब। तो यूनिलैटरल मिस्टेक का जनरल रूल है कि अगर एक पार्टी मिस्टेक करता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर यूनिलैटरल मिस्टेक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट विशिएट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। अभी कुछ केस लॉ से हम इसको समझेंगे कि आइडेंटिटी ऑफ पर्सन क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट वेयर ए इंटेंड्स टू बी ओनली बट फाइंड्स दैट ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ सी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सेम, सिंस आइडेंटिटी ऑफ बी इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी के साथ एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बी के जगह सी आके बता रहा है मैं ही तो बी हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ए ने बी के साथ किया था। अब सी तो बीच में आके नहीं बता सकता कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, नहीं हो सकता। तो इन सच अ केस नॉटविथस्टैंडिंग यूनिलैटरल मिस्टेक द एग्रीमेंट्स बिकम वाइड। तो इस केस में यूनिलैटरल मिस्टेक होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड होगा, तो ये हमारा एक्सेप्शन है टू द यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है। अब हम केस लॉस पढ़ेंगे कि केस लॉस में एक्चुअली क्या दिया गया है। पहला केस लॉस बुल्टन वर्सेस जोन्स। Now, yet another case which illustrates the principle of law is कंडी वर्सेस लिंडसे। बुल्टन वर्सेस जोन्स भी एक केस है 1857 का, एंड कंडी वर्सेस लिंडसे 1878 का, इसका भी केस है। तो कंडी वर्सेस लिंडसे 1878 का केस लॉ हम पहले पढ़ेंगे। This case law is a glorious instance of unilateral mistake as to identity of the person contracted with which would make the contract to be void ab initio। अब पर्सन ही चेंज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट void ab initio ही होगा। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन एक्चुअली में सी आया बी के नाम लेके और मैंने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा void ab initio ही होगा, क्योंकि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो पार्टी के बीच हो रहा है, तो बी की जगह सी कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है। No contract will be formed if a person accepting an offer believes on reasonable grounds that he accepting an offer from someone other than the person by whom it is in fact made, and this fact is known to the offerer। तो ऑफरर को ये पता होगा कि वो किससे ऑफर कर रहा है, ठीक है, कि वो किससे अपने कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनाना चाहता है, ये ऑफरर को पता होगा। ऐसा नहीं कि ऑफरर ने, यहाँ पे जनरल ऑफर की बात नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक ऑफर की बात हो रहा है। जनरल ऑफर में तो ऑफरर को नहीं पता होगा कि उसका ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में कि यहाँ पे मतलब वर्ल्ड एट लार्ज होता है, वर्ल्ड में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जनरल ऑफर में, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में हमें पता है कि दो पार्टी कौन है। ऐसा नहीं कि अनसर्टेन है, कोई भी हो सकता है, नहीं। जब बात स्पेसिफिक ऑफर की आता है तो हमें दोनों पार्टी ही पता है कि दोनों पार्टी कौन है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब हम लोग ऑफर किए एक जन से, एक्सेप्टेंस दिया दूसरा किसी ने, थर्ड पार्टी ने, तो इस तरीके से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, स्पेसिफिक ऑफर भी नहीं होगा। तो जब हमारा दोनों पार्टी एकदम से सर्टन है तो ऑफरर को जब दूसरे पार्टी के बारे में पता है तो उस ऑफर के एक्सेप्टेंस भी वही पार्टी देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पार्टीज, 3 पार्टीज है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक्स वाई जेड। एक्स ऑफरर हु मेक्स एन ऑफर टू वाई, जो वाई से ऑफर बनाया, बट इंड्यूसिंग वाई टू बिलीव दैट द ऑफर इज बीइंग मेड बाय जेड। लेकिन वाई को ऐसा बिलीव करवाया गया एक्स के द्वारा कि ये ऑफर एक्स ने नहीं जेड ने बनाया है। आई रिपीट, 3 पार्टी है। एक्स ऑफर किया ऑफरर,
किससे ऑफर किया? वाई से ऑफर किया। लेकिन वाई को ऐसा बिलीव करवाया गया, एक्स ने ऐसा बिलीव करवाया वाई को कि एक्चुअली ये ऑफर जेड ने बनाया है। ठीक है, वाई एक्सेप्ट्स द ऑफर। अब वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द ऑफरर हैज़ मेड बाय जेड, ऑफर जेड ने ही बनाया है। जेड हु हैज़ बीन इमिटेटेड बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या किया? जेड का आइडेंटिटी लिया और वाई को इंड्यूस किया। एक्चुअली ऑफर एक्स बना रहा है लेकिन जेड के नाम लेके बना रहा है, तो इसमें फ़ायदा एक्स को होगा। आई रिपीट, एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी है, एक्स वाई जेड। ऑफर एक्स बना रहा है वाई से, लेकिन वाई को ये विश्वास करवाया गया कि एक्चुअली ऑफर जेड ने बनाया है। ठीक है, तो वाई को लगा हम तो जेड ने ऑफर किया, हमने जेड का ऑफर एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हुआ? एक्स ने एक्चुअली जेड का आइडेंटिटी चुराया। एक्स ने जेड का आइडेंटिटी चुरा के उसने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का मिस्टेक हुआ एज अ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, क्योंकि वाई को लगा कि वो जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन असली में ऑफर बनाया किसने है? एक्स ने। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कंडी वर्सेस लींड्स लैंड का केस क्या है। द रिस्पोंडेंट रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स सिग्निफाइंग ऑफर। ये ऑफर है। रिस्पोंडेंट एक ऑर्डर ऑफ गुड्स, ऑर्डर फॉर गुड्स रिसीव किया कि कुछ सामान को भेजना है, उसका ऑर्डर रिसीव किया रिस्पोंडेंट ने। फ्रॉम वन ब्लैंकर्न हु गेव एज हीज एड्रेस 37 वुड स्ट्रीट। तो ब्लैंकर्न, आई रिपीट, ब्लैंकर्न से रिस्पोंडेंट ने एक ऑर्डर रिसीव किया जिसमें एड्रेस लिखा था ब्लैंकर्न ने 37 वुड स्ट्रीट। ही imitated the signature of respectable firm named Blenkiron and Company, who were now known by reputation to the respondent and who carried on business on 123 Wood Street. Actually, Blenkiron and Company का एक बिजनेस है। ठीक है, केस लॉ को समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 3 पार्टी यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। ब्लेनकीरोन एंड कंपनी का बिजनेस है, और जो ब्लेनकीरोन एक बहुत ही रेप्यूटेड इंसान है और उनका बिजनेस भी है 123 वुड स्ट्रीट पे। आई रिपीट, ब्लेनकीरोन बहुत ही रेप्यूटेड इंसान है एंड ब्लेनकीरोन एंड कंपनी बोल के उनका एक बिजनेस है। कहाँ पे? 123 वुड स्ट्रीट। ठीक है, अब ब्लेनकीरोन की सिग्नेचर को कॉपी किया ब्लैंकर्न ने। नाम कितना सिमिलर है, देख रहे हो? कोई से भी गलती हो सकता है नाम पढ़ने में। ठीक है, तो ब्लैंकर्न की सिग्नेचर को कॉपी किया ब्लैंकर्न ने। सिग्नेचर को कॉपी करने के बाद ब्लैंकर्न ने अब ब्लैंकर्न के नाम से एक ऑर्डर किया रेस्पोंडेंट को कि मुझे ये सामान चाहिए। अब रेस्पोंडेंट को क्या समझ में आया कि ब्लैंकर्न ने ऑर्डर किया है, ना कि ब्लैंकर्न ने। ठीक है, द रेस्पोंडेंट वाज दस फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस्ड टू सेंड द गुड्स टू ब्लैंकर्न एड्रेस। अब ब्लैंकर्न के नाम से उसने सिग्नेचर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन सामान एक्चुअली पहुंचेगा कहाँ? ब्लैंकर्न के पास नहीं पहुंचेगा, ब्लैंकर्न के एड्रेस पे पहुंचेगा, क्योंकि वही एड्रेस तो लिखा है ब्लैंकर्न ने 37 वुड स्ट्रीट का, ना कि 123 वुड स्ट्रीट। 37 वुड स्ट्रीट का उसने लिखा है। Now the respondent thinking he was actually sending the goods to Blenkiron and Company. Respondent को ऑर्डर मिलने के बाद ऐसा लगा कि वो एक्चुअली जो सामान है वो ब्लैंकर्न को भेज रहा है, मतलब ब्लैंकर्न एंड कंपनी को भेज रहा है। उसका कोई भी आइडिया नहीं है कि सामान एक्चुअली ब्लैंकर्न के पास जा रहा है। On receiving the goods, Blenkiron afterwards
सोल्ड देम टू इनोसेंट परचेजर। सामान रिसीव होने के बाद ब्लेन कर ने एक इनोसेंट परचेजर जो खरीदा उस सामान को, उसके ये स्टोरी उसको नहीं पता कि ऐसे नाम चुरा के, आइडेंटिटी को चुरा के ये सामान ब्लेनकर्न के पास आया था और फिर उसके बाद ब्लेनकर्न मुझे ये बेच रहा है। ये स्टोरी एक्चुअली जो परचेजर है उसको नहीं पता, उसने ऐसे ही ब्लेनकर्न से सामान ले लिया। हु वेर द एपेलेंट। अब जो वो एपेलेंट है, परचेजर एपेलेंट है। द रिस्पोंडेंट सेंट द एपेलेंट फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। अब रिस्पोंडेंट सीव किया एपेलेंट को कि जो तुम्हारे पास सामान गया है वो एक्चुअली हमारे कंपनी का है, तो तुम उसे वापस दो। तुम्हारे पास वो जाने वाला नहीं था, वो ब्लेनकीरॉन के पास जाने वाला था। अब इसका क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले केस लॉ को फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे केस में एक्चुअली पार्टीज है, 3 पार्टी। पहला ब्लेनकीरॉन पार्टी, ब्लेनकीरॉन एंड कंपनी, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस है 123 वुड स्ट्रीट में। आई रिपीट, ब्लेनकीरॉन एक रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन है जिसका बिजनेस है 123 वुड स्ट्रीट का। अब ब्लेनकीरॉन एंड कंपनी ब्लेनकीरॉन का सिग्नेचर कॉपी किए, ब्लेनकर्न ने ब्लेनकीरॉन की सिग्नेचर कॉपी किए, ब्लेनकर्न ने एक ऑर्डर भेजा रेस्पोंडेंट को कि मुझे ये सामान चाहिए, और उसमें एड्रेस लिखा 37 वुड स्ट्रीट। ब्लेनकर्न ने अपना एड्रेस 37 वुड स्ट्रीट लिखा। तो जो ऑर्डर को रिसीव किया रेस्पोंडेंट ने, रेस्पोंडेंट को लगा ठीक है ब्लेनकीरॉन एक अच्छा कंपनी है और वेल रिपोर्टेड पर्सन है, तो मैं उसको सामान भेजूंगा, ठीक है भेज दूंगा। लेकिन सामान एक्चुअली गया 37 वुड स्ट्रीट में, 123 वुड स्ट्रीट पे नहीं, ठीक है। तो 37 वुड स्ट्रीट पे सामान पहुंचने के बाद ब्लेनकर्न ने, जो कि ब्लेनकीरॉन की आइडेंटिटी को चुराया था, ब्लेनकर्न ने उस सामान को एक इनोसेंट परचेजर को बेच दिया। इनोसेंट परचेजर मतलब जो खरीद रहा है ब्लेनकर्न से सामान, उसको ये स्टोरी नहीं पता कि वो एक्चुअली ब्लेनकीरॉन की नाम को चुरा के वो सामान लिया है, उसको नहीं पता। मानो एक सोने की दुकान पे फॉर एग्जांपल हम सोने खरीदने के लिए गए, ठीक है। अब वो मुझे मानो एक ईयररिंग्स दिखा रहा है, अब वो ईयररिंग्स रियली चोरी का है कि उन्होंने खुद बनवाए हैं, कैसे पता चलेगा हमें? हम तो सिर्फ ईयररिंग्स खरीदने के लिए गए थे, तो मैं इनोसेंट परचेजर हूँ। ठीक उसी प्रकार ब्लेनकर्न से जो चीज़ खरीदने के लिए एक परचेजर गया था वो इनोसेंट परचेजर है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो रेस्पोंडेंट को जब पता चला वो एक्चुअली ब्लेनकर्न को चीज़ मतलब बेचा है, ना कि ब्लेनकीरॉन को, तो रेस्पोंडेंट ने जो एपेलेंट है, जो परचेजर है, उसके ऊपर केस कर दिया कि तुम्हारे पास अभी जो सामान है, परचेजर को बताया कि तुम्हारे पास अभी जो सामान है तुम उस सामान को मुझे दे दो क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है। आई होप केस लॉ समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि केस लॉ एक्चुअली डील किस बारे में करता है। ब्लेनकीरॉन नाम की एक आदमी था जो कि वेल रेप्यूटेड आदमी है, उसका एक बिजनेस है 123 वुड स्ट्रीट पे। तो ब्लेनकीरॉन के सिग्नेचर को कॉपी किए हुए ब्लेनकर्न ने, आई रिपीट, ब्लेनकीरॉन की सिग्नेचर को कॉपी किए हुए ब्लेनकर्न ने एक ऑर्डर दिया कुछ चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव हुआ, तो रेस्पोंडेंट ने ऑर्डर रिसीव करते हुए उसने चीज़ को भेजा 37 वुड स्ट्रीट, जो ब्लेनकर्न ने अपना एड्रेस लिखा था। रेस्पोंडेंट को लगा कि वो एक्चुअली ब्लेनकीरॉन को सामान भेज रहा है, ब्लेनकर्न को नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लेनकर्न ने तो ब्लेनकीरॉन की सिग्नेचर कॉपी किया है। तो बाद में जब पता चला और इधर ब्लेनकर्न को सामान रिसीव होने के बाद ब्लेनकर्न ने वो सामान एक इनोसेंट परचेजर को बेच दिया, ठीक है। इनोसेंट परचेजर खरीदने के बाद वो हुआ हमारा एपेलेंट। इधर रेस्पोंडेंट जो है, सामान जो भेजा ब्लेनकर्न को, उसे पता चला कि वो एक्चुअली ब्लेनकीरॉन को नहीं गया सामान, ब्लेनकर्न के पास चला गया सामान। तो उसने जो
इनोसेंट परचेजर है उसके ऊपर केस कर दिया कि तुम्हारे पास जो सामान है वो तुम हमें लौटाओ, क्योंकि वो तुम्हारा सामान नहीं है। ठीक है। नाउ टू लीगल इम्प्लीकेशंस अराइजेस फ्रॉम द डिस्प्यूट बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड एपेलेंट। अब दो लीगल कंसिक्वेंसेस उभर के आता है इस केस लॉ से। क्या, वो हम पहले जानेंगे। First legal implication is that if the contract between respondent and the Blencorn was merely voidable on the ground of fraud, the appellant would entitle to retain the goods as they had taken them in good faith without having knowledge of the defective title of the seller, that is Blencorn, and for value. पहला लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर ये बाय फ्रॉड हुआ है, मतलब इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द परचेजर एंड द ब्लेनकर्न वॉज मियरली वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, तो एपेलेंट मतलब यहाँ पे इनोसेंट परचेजर जो है, जो ब्लेनकर से सामान खरीदा विदाउट एनी नॉलेज कि ये चोरी का सामान है या फिर आइडेंटिटी चुरा के ऐसा सामान उसके पास पहुँचा है, इसका नॉलेज परचेजर को नहीं है। तो अगर परचेजर और ब्लेनकर्न के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि एक्चुअली फ्रॉड ही तो कमिट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉयडेबल है किन दोनों के बीच, ब्लेनकर्न एंड द परचेजर के बीच, तो वहाँ पे परचेजर का एक राइट होता है कि वो अपना जो सामान उसे मिला है इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज, तो वो सामान को अपने पास रख सकता है एज अ राइट। ठीक है, क्योंकि हर एक परचेजर, मानो मैं सोने की दुकान से एक इयररिंग्स खरीद के लेके आई, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली चोरी का माल है, तो मैं इनोसेंट गुड फेथ पे पैसा देके मैं वो इयररिंग लेके आई। बाद में रिस्पोंडेंट को अगर पता चला कि मेरे पास जो इयररिंग्स है वो चोरी का माल है, तो मुझे तो नहीं पता वो चोरी का माल है, मैं पैसा दे के लेके आई हूँ, तो वो सामान मेरे पास रहेगा, वो मेरा राइट है कि मैं सामान को रखूँगी। ठीक है, तो अगर परचेजर, एपेलेंट एंड ब्लेनकर्न के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, तो एपेलेंट सामान को अपने पास रख सकता है। ठीक है। सेकेंड लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड फॉर मिस्टेक। पहली बात इम्प्लीकेशन है अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉयडेबल है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल है वो परचेजर और ब्लेनकर्न के बीच, तभी एपेलेंट मतलब परचेजर के पास राइट होगा कि वो अपना सामान को अपने पास रखे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉयड है अंडर मिस्टेक, Blencorn could pass no title to the purchaser because as between him and the respondent there was no contract. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा void है यूनिलैटरल मिस्टेक के ऊपर, अगर मिस्टेक के अंडर हमारा कॉन्ट्रैक्ट void है, तो उसमें परचेजर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो सामान को अपने पास रखे। क्यों? क्योंकि असली में जिनके पास से उसने सामान खरीदा उसी के पास कोई, मतलब ब्लेनकर्न के ही पास तो कोई राइट नहीं है सामान को उसे देने का। कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअली रिस्पोंडेंट और ब्लेनकिरॉन के साथ हुआ था, ब्लेनकर्न के साथ नहीं। ब्लेनकर्न बीच में आ गया नाम चुरा के। ठीक है, तो ब्लेनकर्न के पास खुद ही तो कोई राइट नहीं है, टाइटल नहीं है, वो परचेजर को क्या देगा। मेरे पास राइट होगा तभी ना मैं वो राइट दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाऊंगी। मेरे पास ही अगर कुछ राइट नहीं है, मैं तीसरे पार्टी को कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार ब्लेनकर्न के पास कोई राइट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक कॉज हुआ है, यूनिलैटरल मिस्टेक। ब्लेनकर्न ने मिस्टेक कॉज किया है बाय आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन को चुरा के यहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक क्रिएट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉयड है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉयड है तो ब्लेनकर्न परचेजर को कुछ भी राइट नहीं दे सकता, तब परचेजर अपने पास सामान को नहीं रख सकता। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द रिस्पोंडेंट वाज एंटाइटल्ड टू सक्सीड। रिस्पोंडेंट को यहाँ पे अपना सामान वापस मिलेगा, परचेजर सामान को अपने पास नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली
ब्लेन कर्न के साथ नहीं, ब्लेन किरॉन के साथ हुआ था। रिस्पोंडेंट ने ब्लेन किरॉन के साथ किया था, ठीक है। Blaine Kern knew that the respondent thought that he was entering into a contract with Blaine Kiron. और ये बात ब्लेन कर्न को भी पता था कि मेरे साथ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्लेन किरॉन के साथ हो रहा है। तभी रिस्पोंडेंट ने अपना सारा सामान भेजा था कि ब्लेन किरॉन एक्चुअली एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड पर्सन है, तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज देयर फॉर वाइड अब इनिशियो, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड अब इनिशियो है। तो यूनिलैटरल में बात समझने वाला तो है। एक्चुअली यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलैटरल मिस्टेक में जब हमारा जनरल रूल बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी मिस्टेक करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज अ जनरल रूल बताता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन ये बताता है कि अगर हमारा मिस्टेक एज अ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के साथ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट विशिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होगा क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर में हमें ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट का दो पार्टी कौन है, बीच में से हम किसी पार्टी को सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते, ठीक है। तो जब हमारा पार्टी ही चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। तो केस लॉ में हम क्या देखें, ब्लेन कर्न के केस में, कर्डी वर्सेस लिंडसे के केस में एक्चुअली दो लीगल कंसिक्वेंसेस को देखें। जब हमारा परचेजर एंड ब्लेन कर्न के बीच हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है। वॉइडेबल है मतलब परचेजर की यहाँ पे गुड फेथ में वो खरीदा है। परचेजर को पिछले वाला स्टोरी कि ब्लेन कर्न ने ब्लेन किरॉन का नाम चुरा के ऐसा चीज़ें लिया है, फिर उसी चीज़ को उसने तुमको बेचा है, परचेजर को ये बात नहीं पता। तो ऑन द गुड फेथ जब परचेजर ने अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसने सामान को खरीदा है ब्लेन कर्न से, तो एपेलेंट के पास मतलब परचेजर के पास वो राइट होगा कि वो अपना सामान को खुद अपने पास रखे, क्योंकि उसके लिए तो वो पैसा दिया है, कंसिडरेशन दिया है, तो उसके पास वो सामान होगा। इट्स अ राइट, वो एपेलेंट के पास, परचेजर के पास एक राइट है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो जिसके पास ब्लेन कर्न के पास कोई राइट नहीं है कि वो सामान को तीसरे व्यक्ति के पास दे, क्योंकि ब्लेन कर्न के पास ही तो वो सामान नहीं है, वो तो चोरी करके सामान को लाया है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिस्पोंडेंट एंड ब्लेन किरॉन के बीच, ब्लेन कर्न के बीच नहीं। ब्लेन कर्न यहाँ पे पार्टी ही नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है उसका राइट भी नहीं है, और जब राइट नहीं है तब वो कुछ भी राइट तीसरे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक यहाँ पे भी वही बात है। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, राइट ही नहीं है कुछ राइट ट्रांसफ़र करने का, उस केस में परचेजर सामान को अपने पास नहीं रख सकता, तब वो सामान वापस रिस्पोंडेंट के पास जाएगा जहाँ से सामान एक्चुअली आया था, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्लेन किरॉन के साथ, और ये बात ब्लेन कर्न को पता था कि रिस्पोंडेंट ने ब्लेन कर्न से नहीं ब्लेन किरॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये बात ब्लेन कर्न को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा कहानी। आई रिपीट, यूनिलैटरल मिस्टेक में एज अ जनरल रूल ये बताता है कि जहाँ पे एक पार्टी मिस्टेक करता है तो दूसरे पार्टी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा विशिएट नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि कहाँ हमारा विशिएट होगा, जहाँ पे हम मिस्टेक एज अ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन करते हैं। हमारा केस लॉ क्या है, कंडी वर्सेस लिंडसे का केस लॉ, कि यहाँ पे ब्लेन किरॉन एंड कंपनी एक कंपनी है जो कि वेल रेप्यूटेड है, यहाँ पे बिजनेस है, और ब्लेन किरॉन बहुत ही वेल रेप्यूटेड एक पर्सन है जिनका एड्रेस 123 वुड स्ट्रीट है। तो ब्लेन कर्न ने अपना एड्रेस 37 वुड स्ट्रीट लिखवाया, और ब्लेन कर्न ने ब्लेन किरॉन की सिग्नेचर कॉपी किए हुए एक ऑर्डर दिया रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट ने वो ऑर्डर रिसीव किया ये समझ के कि वो एक्चुअली ब्लेन किरॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो ऑर्डर ब्लेन किरॉन ने भेजा है,
तो रिस्पोंडेंट ने वो एक्सेप्ट किया और जो भी ऑर्डर था, जो सामान पहुंचाना था, वो एक्चुअली सामान पहुंचा दिया। तो रिस्पोंडेंट को ये लगा कि वो सामान एक्चुअली उसने भेजा है ब्लेन कीरॉन को, लेकिन ब्लेन कीरॉन को तो नहीं भेजा, ब्लेन कर्न के पास चला गया। अब ब्लेन कर्न के पास सामान पहुंचते ही ब्लेन कर्न ने उसे किसी तीसरे को बेच दिया। अब जिसको बेचा है उसको इस बारे में कुछ खबर नहीं है, मतलब ये ब्लेन कर्न के पास ये सामान कैसे आया, उसने नाम चोरी किया, कुछ नहीं है। वो इनोसेंट है, गुड फेथ पे पैसा दिया, सामान को ले लिया। अब इससे दो कंसिक्वेंसेस होता है। रेस्पोंडेंट ने जब वो परचेज़र के ऊपर केस किया तो दो कंसिक्वेंसेस उभरा। एक कि जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो परचेज़र और ब्लेन कर्न के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो हमारा परचेज़र के पास एक राइट आता है कि वो अपना सामान को रखे अपने पास। क्यों? क्योंकि उस सामान के लिए वो ऑलरेडी पे कर चुका है, इनोसेंटली एंड इन गुड फेथ। ठीक है, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है कि वो सामान एक्चुअली कहाँ से आया ब्लिंकन के पास। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट परचेजर और ब्लिंकन के बीच वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक, तब वो सामान को परचेजर अपने पास नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ब्लिंकन के पास एक्चुअली में कोई राइट नहीं है। ब्लिंकन तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है, और ये बात ब्लेन कर्न को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ब्लेन कर्न को ये पता है कि जो रिस्पोंडेंट ने है वो एक्चुअली ब्लेन कीरॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्लेन कर्न के साथ नहीं। ठीक है, ये बात पता होते हुए ब्लेन कर्न ने जो सामान एक्चुअली परचेजर को बेचा था, तो कोई भी राइट परचेजर के पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो सामान तो एक्चुअली रिस्पोंडेंट का ही है, ब्लेन कर्न का भी नहीं है। ब्लेन कर्न ऐसे जोर जबरदस्ती किसी का नाम लेके हुए तो नहीं बोल सकता कि वो सामान मेरा है। ठीक है, तो जब कोई राइट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो परचेजर अपने पास सामान को नहीं रख सकता, उसे रिस्पोंडेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट के फेवर ही जजमेंट आया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो कोई भी राइट ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन अगर वॉइडेबल है तो राइट ट्रांसफ़र होता है परचेज़र को, और वो परचेज़र सामान को अपने पास रख सकता है। ठीक इसी प्रकार फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का भी केस है ऑन दैट सेम प्रिंसिपल, आइडेंटिटी टू पर्सन। जब हमारा आइडेंटिटी टू पर्सन के साथ मिस्टेक होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ये एक्सेप्शन है यूनिलैटरल मिस्टेक का। ठीक है, सेक्शन 22 का। आई होप अभी तक बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में क्या होता है और वो बायलैटरल मिस्टेक से अलग कैसे है। ठीक है, अब हम एक चार्ट बोलते हैं, चार्ट से पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिस्टेक हमारा मेन हेडिंग है। मिस्टेक के अंडर हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ आता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आता है। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंडर फिर से दो कंसिक्वेंसेस, एक तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ आता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ आता है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होगा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के तहत हमारा वॉइड होगा, जो मेंशन किया गया है सेक्शन 21 पे। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में हम क्या देखें, एक बायलैटरल मिस्टेक होता है, एक यूनिलैटरल मिस्टेक होता है। बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। बायलैटरल मिस्टेक पे दो कंसिक्वेंसेस पड़े, कॉमन मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक। अब यूनिलैटरल मिस्टेक पे हम क्या पढ़े, सेक्शन 22। जनरली हमारा वॉइड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप लोग बीच बीच में अटेंडेंस भी अपना दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एज इट मोटिवेट्स मी। तो आज का क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट डे विद अ न्यू टॉपिक हम लोग फिर से आएंगे और एक नए कंसेप्ट को समझेंगे। तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस चैनल को, ताकि दूसरों को हेल्प हो।
एंड प्लीज़ बी स्टे सेफ एंड स्टे इन होम। और पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन इज़ द मस्ट, क्योंकि रिवीजन करना है। ऐसे में बहुत सारा पढ़ लिया और रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और फिर आप लोग बताइए कि आप लोगों को MCQs चाहिए कि नहीं चाहिए, तो MCQs भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। कल मुलाकात होगा। थैंक यू।